Hello everyone, good morning. This is Ruby सरोज. वेलकम टू माय न्यू चैनल लर्न विथ रूबी सरोज. आज मैं आप लोगों के बीच चैप्टर नंबर 29 भौगोलिक विचारधारा से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं लेकर आई हूँ. आइए आप हमारे साथ रिवीजन करिए क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, रिवीजन करना ज़रूरी है. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, इलियड और ओडिसी नामक दो महाकाव्यों की रचना किस यूनानी भूगोलवेत्ता ने किया था? तो होमर ने. क्वेश्चन नंबर 1 है, इलियड और ओडिसी नामक दो महाकाव्यों की रचना किस यूनानी भूगोलवेत्ता ने की थी? तो होमर ने. क्वेश्चन नंबर 2 है, यूनान में वर्णनात्मक लेखन का आरंभ किस समय हुआ था? तो यूनान में वर्णनात्मक लेखन का आरंभ 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था. क्वेश्चन नंबर 3 है, किस भूगोलवेत्ता ने कहा था कि सूर्य प्रतिदिन प्रायः समुद्र से निकलता है और सायंकाल पुनः उसी समुद्री जल में डूब जाता है? तो होमर ने कहा था. होमर ने किस प्रकार की वायु को जेफारस कहा था? तो पश्चिम से प्रवाहित भयंकर झंझावात वाली वायु को कहा था जेफारस. किस यूनानी भूगोलवेत्ता को प्रथम यूनानी विद्वान माना जाता है? तो थेल्स यूनानी भूगोलवेत्ता को प्रथम यूनानी विद्वान माना जाता है. क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो 6 का डी जो है असत्य है. जो सत्य है उसे देखते हैं. थेल्स प्रसिद्ध दार्शनिक और गणितज्ञ था. थेल्स ने पृथ्वी का स्वरूप चपटी गोलाकार तस्तरी के समान बताया. थेल्स पृथ्वी के ब्रह्मांड के मध्य स्थित मानते थे. तो 6 का डी सही है. क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने नील नदी को दो नदियों बाहेल गजल स्वेल नील और वाहेल अजरक नीली नील के मेल से बना माना? तो एनेक्सिमेंडर ने. क्वेश्चन नंबर 8 है, नोमन नामक यंत्र का आविष्कार किस भूगोलवेत्ता ने किया? तो नोमन नामक यंत्र का आविष्कार एनेक्सिमेंडर भूगोलवेत्ता ने किया. निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने यूनान को विश्व मानचित्र के मध्य में रखा था? तो एनेक्सिमेंडर ने भूगोलवेत्ता ने यूनान को विश्व मानचित्र के मध्य में रखा था. किस भूगोलवेत्ता ने यूनान को विश्व मानचित्र के मध्य में रखा था? तो एनेक्सिमेंडर ने. क्वेश्चन नंबर 10 है, एनेक्सिमेंडर को किस भूगोल का संस्थापक माना जाता है? एनेक्सिमेंडर को गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है. किस भूगोलवेत्ता ने अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों को लाल सागर द्वारा विभाजित बताया था? तो हेरोडोटस ने. हेरोडोटस ने अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को लाल सागर द्वारा विभाजित बताया था. हेरोडोटस ने. क्वेश्चन नंबर 12 है कि पीरियोडस विश्व भूगोल का क्रमबद्ध वर्णन है. इस पुस्तक की रचना किस भूगोलवेत्ता ने की? तो हिकैटियस ने. पीरियोडस विश्व भूगोल का क्रमबद्ध वर्णन हिकैटियस भूगोलवेत्ता ने की थी रचना. क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने अपनी रचनाओं में 7 विश्व का सामान्य सर्वेक्षण प्रस्तुत किया था और भूमध्य सागर को विशेष रूप में एजियन सागर के समीपवर्ती स्थानों का तथ्यपूर्ण वर्णन किया? तो हिकैटियस ने. क्वेश्चन नंबर 13 फिर देखते हैं, किस भूगोलवेत्ता ने अपनी रचनाओं में 7 विश्व का सामान्य सर्वेक्षण प्रस्तुत किया था और भूमध्य सागर को विशेष रूप में एजियन सागर के समीपवर्ती स्थानों का तथ्यपूर्ण वर्णन किया? हिकैटियस. क्वेश्चन नंबर 14 है, किस विद्वान ने कहा कि पृथ्वी ईश्वरीय योजना का केंद्र है जिसके चारों ओर आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं? तो हेरोडोटस ने. हेरोडोटस ने कहा कि पृथ्वी ईश्वरीय योजना का केंद्र है जिसके चारों ओर आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 है, किस एक विद्वान को दार्शनिक जीव विज्ञानी राजनीति शास्त्री तथा भूगोलवेत्ता के रूप में माना जाता है? तो अरस्तु. अरस्तु एक विद्वान करें किस एक विद्वान को? तो अरस्तु को दार्शनिक जीव विज्ञानी राजनीतिक शास्त्री तथा भूगोलवेत्ता के रूप में जाना जाता है. क्वेश्चन नंबर 16 है कि किसने सर्वप्रथम पृथ्वी के वर्णन के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था? तो इरेटास्थनीज ने.
क्वेश्चन नंबर 17 है, किस यूनानी विद्वान ने वनस्पति और जलवायु के अंतर संबंधों का परीक्षण किया और वनस्पति का तुलनात्मक वर्णन किया? तो थियोफ्रास्टस ने। किस यूनानी विद्वान ने वनस्पति और जलवायु के अंतर संबंधों का परीक्षण किया और वनस्पतियों का तुलनात्मक वर्णन किया? तो थियोफ्रास्टस ने। क्वेश्चन नंबर 18, किस भूगोलवेत्ता ने सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन स्थितियों का भेद करके सूर्य के क्रांति वृत्त तल की तिर्यकता की माप की थी? तो थियोफ्रास्टस। किस भूगोलवेत्ता ने, तो कह रहे हैं कि थियोफ्रास्टस भूगोलवेत्ता ने सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन स्थितियों का भेद करके सूर्य के क्रांति वृत्त तल की तिर्यकता की माप की थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने वृत्त को 360 अंश में विभाजित किया था? तो हिप्पारकस ने। हिप्पारकस ने वृत्त को 360 अंश में विभाजित किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, टालमी ने विश्व का मानचित्र बनाया था जिसमें विश्व का आकार वास्तविक से छोटा दिखाया गया था। यह किस भूगोलवेत्ता के माप का आधार था? तो पैसिडोनियस। टालमी ने विश्व का मानचित्र बनाया था जिसमें पृथ्वी का आकार वास्तविक से छोटा दिखाया गया था। यह किस भूगोलवेत्ता के माप के आधार पर था? तो पैसिडोनियस। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किसने भूगोल के चारों प्रमुख शाखाओं गणितीय, भौतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक को एक साथ समाहित करके एक संपूर्ण भौगोलिक ग्रंथ की कल्पना की? तो पैसिडोनियस ने। पैसिडोनियस भूगोल के चारों प्रमुख शाखाओं गणितीय, भौतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक को एक साथ समाहित करके एक संपूर्ण भौगोलिक ग्रंथ की कल्पना की थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से किसने चुना पत्थर प्रदेश, काष्ठ प्रदेश में भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के निर्माण का वर्णन भौतिक भूगोल के दृष्टिकोण से किया था? तो स्ट्रैबो ने। किसने चुना पत्थर प्रदेश, काष्ठ प्रदेश में भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के निर्माण का वर्णन भौतिक भूगोलवेत्ता के दृष्टिकोण से किया? तो स्ट्रैबो ने। क्वेश्चन नंबर 23 है, डी कोरोग्राफिया नामक पुस्तक जिसमें पृथ्वी को 5 बृहद कटिबंधों में विभक्त किया है, किसकी रचना है? तो पोम्पोनियस की। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस विद्वान ने सर्वप्रथम स्वीकार किया कि पृथ्वी के पिंडाकार स्वरूप में है तथा अपने अक्ष धुरी पर झुकी हुई है जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है? तो प्लिनी ने कहा। प्लिनी विद्वान ने सर्वप्रथम स्वीकार किया कि पृथ्वी के पिंडाकार स्वरूप में है तथा अपने अक्ष धुरी पर झुकी हुई है जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 25 से लंबकोणीय प्रक्षेप और त्रिविम प्रक्षेप की रचना विधि का विवेचन किस भूगोलवेत्ता ने किया? तो इरेटास्थनीज ने। लंबकोणीय प्रक्षेप और त्रिविमीय प्रक्षेप की रचना विधि का विवेचन इरेटोस्थनीज भूगोलवेत्ता ने किया। क्वेश्चन नंबर 26, ए बुक ऑफ रूट्स एंड रेल्स नामक पुस्तक की रचना किस भूगोलवेत्ता ने की? तो इब्न हाकल ने। ए बुक ऑफ रूट्स एंड रेल्स नामक पुस्तक की रचना इब्न हाकल ने किया। किस भूगोलवेत्ता को अरब भूगोल का पिता कहा जाता है? तो इब्न सीना। इब्न सीना को अरब भूगोल का पिता कहा जाता है। किस अरब भूगोलवेत्ता ने नदियों को अपरदन का सबसे महत्वपूर्ण कारक बताया तथा उसने कहा था कि महासागरों में पाए जाने वाला लवण स्थलीय भागों से ही पहुंचता है? तो अल-मसूदी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 29 है, किताब मुराज अल दहाब नामक पुस्तक किस भूगोलवेत्ता ने लिखी? तो अल-मसूदी ने। किताब मुराज अल दहाब नामक पुस्तक अल-मसूदी भूगोलवेत्ता ने लिखी। किस अरब भूगोलवेत्ता ने मानसून का अच्छा विवरण प्रस्तुत किया तथा विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था? तो अल-मसूदी ने। अल-मसूदी अरब भूगोलवेत्ता ने मानसून का अच्छा विवरण प्रस्तुत किया तथा विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था। इनमें से किस भूगोलवेत्ता ने औषधियों के निर्माण से संबंधित औषध विज्ञान पर पुस्तक लिखी थी? तो अल-बरूनी ने। किस भूगोलवेत्ता ने औषधियों के निर्माण से संबंधित औषध विज्ञान पर पुस्तक लिखी थी? तो अल-बरूनी ने।
किस अरब भूगोलवेत्ता ने हिंद महासागर, कैस्पियन सागर, कई यूरोपीय तथा एशियाई नदियों के विषय में फैली पूर्ववर्ती भ्रांतियों को दूर किया? तो अल इदरिसी। अल इदरिसी अरब भूगोलवेत्ता ने हिंद महासागर, कैस्पियन सागर, कई यूरोपीय तथा एशियाई नदियों के विषय में फैली पूर्ववर्ती भ्रांतियों को दूर किया। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस अरब भूगोलवेत्ता ने रिसाला नामक पुस्तक लिखी जिसमें दिन और रात की लंबाई के बारे में वर्णन किया गया? तो अलबरूनी। अलबरूनी भूगोलवेत्ता ने रिसाला नामक पुस्तक लिखी जिसमें दिन और रात की लंबाई के बारे में वर्णन किया गया। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा क्रम अरब भूगोलवेत्ता के संदर्भ में सही है? तो अल मसूदी, अलबरूनी, अल इदरिसी, इब्न बतूता। अल मसूदी, अलबरूनी, अल इदरिसी, इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस अरब भूगोलवेत्ता को अरब जगत का मार्को पोलो कहा जाता है? तो इब्न बतूता को अरब जगत का मार्को पोलो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, जनसंख्या वितरण के संदर्भ में किस अरब भूगोलवेत्ता का विचार था कि उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में जनसंख्या सघन है? तो इब्न खाल्दून। जनसंख्या वितरण के संदर्भ में किस अरब भूगोलवेत्ता का विचार था कि उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में जनसंख्या सघन है? तो इब्न खाल्दून का। इब्न बतूता किस भारतीय शासक के काल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। किस अरब भूगोलवेत्ता ने 600 वर्ष पूर्व ही यह संकेत दिया था कि विषुवत रेखा पर जलवायु उतना विषम नहीं जितना कि उत्तरी अफ्रीका के समशीतोष्ण भाग में है? तो इब्न बतूता ने। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्न में से किस अरब भूगोलवेत्ता को अंतिम अरब विद्वान माना जाता है? तो इब्न खाल्दून को अंतिम अरब विद्वान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, किस विद्वान ने कहा था कि पृथ्वी के ऊपर आकाश में सूर्य एक चापाकार पथ पर पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करता है? तो हेरोडोटस ने। हेरोडोटस विद्वान ने कहा था कि पृथ्वी के ऊपर आकाश में सूर्य एक चापाकार पथ पर पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करता है। तो हेरोडोटस ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 41 है कि अध्ययन की एक पृथक शाखा के रूप में भूगोल की स्थापना किस भूगोलवेत्ता ने किया था? तो इरेटास्थनीज ने। अध्ययन की एक पृथक शाखा के रूप में भूगोल की स्थापना किस भूगोलवेत्ता ने की थी? तो इरेटास्थनीज ने। अध्ययन की एक पृथक शाखा के रूप में भूगोल की स्थापना इरेटास्थनीज भूगोलवेत्ता ने की थी। किस शताब्दी को यूरोपीय इतिहास का यंध युग के नाम से जाना जाता है? तो 3री शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक यूरोपीय इतिहास में अंध युग के नाम से जाना जाता है। किस भूगोलवेत्ता को प्रथम पर्यावरणीय निश्चयवादी कहा सकता है जिसने पर्यावरण मानव सहसंबंध को वैज्ञानिक आधार स्पष्ट करने का प्रयास किया? तो इब्न बतूता। किस भूगोलवेत्ता को प्रथम पर्यावरणीय निश्चयवादी कहा जा सकता है जिसने मानव पर्यावरण सहसंबंध को वैज्ञानिक आधार स्पष्ट करने का प्रयास किया? तो इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस भूगोलवेत्ता ने कहा था कि 5 बृहद कटिबंधों में से केवल उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध तथा दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध में ही मानव निवास करते हैं? तो पोम्पोनियस भूगोलवेत्ता ने कहा था कि 5 बृहद कटिबंधों में से केवल उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध तथा दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध में ही मानव निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस भूगोलवेत्ता ने स्पष्ट किया कि भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर अक्षांश वृत्तों की लंबाई क्रमशः घटती जाती है? तो हिप्पारकस ने कहा था। निम्न से यह कथन किसके लिए है कि उसका अधिकांश जीवन यात्राओं में ही बीता था? उसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो इब्न बतूता को। चीन के किस वंश के शासकों ने चीन की महान दीवार का निर्माण आरंभ किया था? तो चाओ वंश ने। चाओ वंश के शासकों ने चीन की महान दीवार का निर्माण आरंभ किया।
चीनी ग्रंथ सिहची निम्न में से किससे संबंधित है? तो चीनी ग्रंथ सिहची चीनी इतिहास का दस्तावेज से संबंधित है। प्राकृतिक वर्ण चयन का नियम किस विद्वान ने प्रस्तुत किया था? तो डार्विन ने। प्राकृतिक वर्ण या चयन का नियम डार्विन विद्वान ने प्रस्तुत किया था। किसी चीनी विद्वान ने ब्रह्मांड को एक अंडे के समान बताया जिसका छिलका आकाश और अंडप्रीत पृथ्वी है? तो चांग हेग ने। चांग हेग विद्वान चीनी विद्वान ने ब्रह्मांड को एक अंडे के समान बताया जिसका छिलका आकाश और अंडप्रीत पृथ्वी है। चीन में किस वंश के शासनकाल में विश्व के प्रथम भूकंप सूचक यंत्र का आविष्कार किया गया था? तो हन वंश में। हन वंश चीन में हन वंश के शासनकाल में विश्व के प्रथम भूकंप सूचक यंत्र का आविष्कार किया गया। प्रसिद्ध खोज यात्री मार्को पोलो ने चीन यात्रा का वर्णन लिखा है। यह किस वंश के काल में गया था? तो सुंग वंश के काल में गया था। प्रसिद्ध खोज यात्री मार्को पोलो जो था सुंग वंश चीनी यात्रा का वर्णन लिखा है। यह किस वंश से? तो सुंग वंश था। निम्न में से किस चीनी विद्वान ने दुर्भिक्ष, सूखा, बाढ़, ग्रहण आदि घटनाओं पर वास्तविक अनुसंधान किया और कहा कि ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है? तो चुंग। किस चीनी विद्वान ने दुर्भिक्ष, सूखा, बाढ़, ग्रहण आदि घटनाओं पर वास्तविक अनुसंधान किया और कहा कि ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है? तो चुंग। चुंग चीनी विद्वान ने दुर्भिक्ष, सूखा, बाढ़, ग्रहण आदि घटनाओं पर वास्तविक अनुसंधान किया और कहा कि ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है। कौटिल्य चाणक्य मौर्य साम्राज्य के किस शासक के समय राज्य के प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के शासक के समय राज्य के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 55 है, किस भारतीय विद्वान ने पृथ्वी की आकृति को गोलार्धीय बताया था? तो आर्यभट्ट ने। किस भारतीय विद्वान ने पृथ्वी की आकृति को गोलार्धीय बताया था? तो आर्यभट्ट ने। भारत के किस विद्वान ने सर्वप्रथम खोज की थी कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है? तो आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट विद्वान ने सर्वप्रथम खोज की कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। क्वेश्चन नंबर 57, भारत के किस भूगोलवेत्ता ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का कारण सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के बीच बदलती स्थितियों के कारण बताया? तो आर्यभट्ट ने। भारत के किस भूगोलवेत्ता ने सिद्ध किया कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का कारण सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच बदलती स्थितियों का कारण बताया था? तो आर्यभट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 58, पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ जिसमें खगोलीय शास्त्र की 5 पद्धतियों की व्याख्या की गई है, इसकी रचना बारहमिहिर भारतीय विद्वान ने की है। किस भारतीय विद्वान ने पृथ्वी को 360 अंश में विभाजित किया और अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं द्वारा नगरों की अवस्थिति निर्धारित करने में उनका प्रयोग किया? तो भास्कराचार्य ने। भास्कराचार्य भारतीय विद्वान ने पृथ्वी को 360 अंश में विभाजित किया और अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं द्वारा नगरों की अवस्थिति निर्धारित करने में उनका प्रयोग किया था। किस भारतीय विद्वान ने? तो भास्कराचार्य विद्वान ने पृथ्वी को 360 अंश में विभाजित किया और अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं द्वारा नगरों की अवस्थिति निर्धारित करने में उनका प्रयोग किया। किस भारतीय विद्वान ने दशमलव के प्रयोग और महत्व से भारतीयों को अवगत कराया था? तो बारहमिहिर ने। बारहमिहिर भारतीय विद्वान ने दशमलव के प्रयोग और महत्व से भारतीयों को अवगत कराया था। सिद्धांत शिरोमणि की रचना किस भारतीय विद्वान ने की थी? तो सिद्धांत शिरोमणि की रचना भास्कराचार्य भारतीय विद्वान ने की थी। स्वर्ग की आकृति उल्टे कटोरे के समान अर्धगोलाकार है जिससे पृथ्वी ढकी हुई है। चीन की किस खगोल शास्त्र की विचारधारा है? तो काई-थिन सिद्धांत। स्वर्ग की आकृति उल्टे कटोरे के समान अर्धगोलाकार है जिससे पृथ्वी ढकी हुई है। चीन की किस खगोल शास्त्र की विचारधारा है? तो काई-थिन सिद्धांत।
किताब अल सैदाना किस अरब भूगोलवेत्ता की कृति है? तो अल-बरूनी। अल-बरूनी जो है किताब अल सैदाना अल-बरूनी भूगोलवेत्ता की कृति है। टालमी ने विश्व मानचित्र की रचना के लिए पृथ्वी को कितने देशांतरों में विभाजित किया था? तो 360 देशांतरों में विभाजित किया। क्वेश्चन नंबर 65, होमर के ट्राय शब्द का अर्थ राज्य था। तो होमर के ट्राय शब्द का अर्थ राज्य था। अक्षांश तथा देशांतर शब्दावलियों का सर्वप्रथम प्रयोग टालमी ने किया था। अक्षांश तथा देशांतर शब्दावलियों का सर्वप्रथम प्रयोग टालमी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 67 है कि पृथ्वी के वर्णन के लिए निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था? तो इरेटोस्थनीज ने। पृथ्वी के वर्णन के लिए इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। कौन सा भूगोलवेत्ता रोमन नहीं है? तो हेरोडोटस रोमन भूगोलवेत्ता नहीं है। कौन सा भूगोलवेत्ता रोमन नहीं है? तो हेरोडोटस। सर्वप्रथम एक विशिष्ट विषय के रूप में भूगोल का तार्किक विवेचना की थी इमैनुअल कांट ने। सर्वप्रथम एक विशिष्ट विषय के रूप में भूगोल की तार्किक विवेचना की थी इमैनुअल कांट ने। इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि का अनुमान लगाया था रेखा गणित द्वारा। चीन के उच्चावच का विशद अध्ययन किया था वान रिchthofen ने। चीन की उच्चावच का विशद अध्ययन किया था वान रिchthofen ने। पुरातन काल में मानव भूगोल की आधारशिला रखी थी यूनानी भूगोलवेत्ता ने। पुरातन काल में मानव भूगोल की आधारशिला रखी थी यूनानी भूगोलवेत्ताओं ने। क्वेश्चन नंबर 73, अरब विद्वान में से किसको विस्तृत यात्राओं तथा भौगोलिक महत्व के लिखित विवरणों के लिए सर्वाधिक जाना जाता है? तो इब्न बतूता को। अरब जो है कि इब्न बतूता अरब विद्वानों में से कह रहे कि इब्न बतूता विस्तृत यात्राओं तथा भौगोलिक महत्व के लिखित विवरणों के लिए सर्वाधिक जाना जाता है। टालमी का अल्मागास्ट एक मानक संदर्भ है खगोलीय पिंडों की गति का। क्वेश्चन नंबर 75 है ब्रह्मांड उत्पत्ति संबंधी विभिन्न सिद्धांतों का केंद्रीय विचार वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मांड केंद्र की रचना वैदिक संबंधित है जो कहलाता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड उत्पत्ति संबंधी विभिन्न सिद्धांतों का केंद्रीय विचार वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मांड केंद्र की रचना वैदिक संबंधित है जो कहलाता है ब्रह्मांड। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता था जिसने ठोस सिद्धांतों पर विषुवत रेखा की लंबाई का पता लगाया था? तो इरेटोस्थनीज ने। इरेटोस्थनीज प्रथम वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता था जिसने ठोस सिद्धांतों पर विषुवत रेखा की लंबाई का पता लगाया। क्वेश्चन नंबर 77 है किस मध्ययुगीन भूगोलवेत्ता ने टालमी के कार्यों में व्यापक सुधार किया था? तो अल-इदरीसी ने। किस मध्ययुगीन भूगोलवेत्ता ने टालमी के कार्यों में व्यापक सुधार किया था? तो अल-इदरीसी ने। अल-इदरीसी भूगोलवेत्ता ने टालमी के कार्यों में व्यापक सुधार किया था। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न विद्वानों में से किस एक ने सर्वप्रथम विश्व भूखंड को 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया, लीबिया, अफ्रीका में विभक्त किया है? तो एनेक्सिमेंडर ने। क्या है? किस एक ने सर्वप्रथम विश्व भूखंड को 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया, लीबिया, अफ्रीका में विभक्त किया था? तो हेरोडोटस ने किया है। क्वेश्चन नंबर 79 है निम्न में से कौन सा सही तार्किक क्रम है? तो कह रहे कि दूसरा कांट है, फिर हम्बोल्ट, फिर इसके बाद रीटर, रैटजेल। कांट, हम्बोल्ट, रीटर, रैटजेल है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस कालावधि को भूगोल का पुनर्जागरण काल कहा जाता है? तो 1100 से 1700 ईस्वी को भूगोल में पुनर्जागरण काल कहा जाता है। भूगोल में पुनर्जागरण काल 1100 से 1700 ईस्वी के काल को कहा जाता है।
ज्योग्राफी जर्नलिस्ट नामक पुस्तक की रचना वारेनियस भूगोलवेत्ता ने किया था। किस भूगोलवेत्ता ने विचार प्रस्तुत किया कि भूगोल विज्ञान की तुलना में एक वर्णनात्मक या वर्गीकृत विषय है? तो वारेनियस भूगोलवेत्ता ने विचार प्रस्तुत किया कि भूगोल विज्ञान की तुलना में एक वर्णनात्मक या वर्गीकृत विषय है। किस भूगोलवेत्ता ने यह जोर देकर कहा कि सामान्य भूगोल प्रादेशिक और प्रादेशिक भूगोल सामान्य पर आधारित है? तो वारेनियस ने। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता को आराम कुर्सी वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता के रूप में जाना जाता है? तो कांट भूगोलवेत्ता को आराम कुर्सी वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से वह प्रथम प्राथमिक विद्वान कौन था जिसने यह विचार प्रस्तुत किया था कि अधिकतम तापमान विषुवत रेखा पर नहीं बल्कि आयन रेखाओं के निकट उष्ण मरुस्थलों में पाया जाता है? तो वारेनियस। क्वेश्चन नंबर 86 है कि कौन सा कथन असत्य है? तो 86 का सी कथन असत्य। जो सही है उसे देखते हैं। इमैनुअल कांट का जन्म रूस के कोनिग्सबर्ग में हुआ था और कांट ने केवल दर्शन शास्त्र ही नहीं बल्कि खगोल विज्ञान भूगोल में योगदान दिया था। कांट ने कोरोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। किस भूगोलवेत्ता के अनुसार भूगोल धरातल की आकृतियों, जलवायु, जलराशि, वनों, मरुस्थलों, खनिजों, पशुओं और बसे मानों का परीक्षण करने वाला विषय है? तो वारेनियस। किस भूगोलवेत्ता के अनुसार भूगोल धरातल की आकृतियों, जलवायु, जलराशि, वनों, मरुस्थलों, खनिजों, पशुओं और बसे मानों का परीक्षण करने वाला विषय है? तो वारेनियस। 18वीं शताब्दी के किस विद्वान ने भौतिक भूगोल के बारे में कहा था कि इतिहास ही नहीं बल्कि अन्य सभी प्रकार के भूगोल का आधार है? तो कांट ने। क्वेश्चन नंबर 89 है कि सर्वप्रथम एक विशिष्ट विषय के रूप में भूगोल की तार्किक विवेचना इमैनुअल कांट ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 90 है कि डिस्क्रिप्शन रेगनी लेपोनिक इज क्या है? इल्सियम नामक शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक का रचनाकार कौन था? तो वारेनियस है। किस भूगोलवेत्ता ने अपने प्रेक्षणों द्वारा एकत्रित तथ्यों को युक्ति संगत विश्लेषण किया और भूगोल को एक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित किया? तो हम्बोल्ट ने। हम्बोल्ट भूगोलवेत्ता ने अपने प्रेक्षणों द्वारा एकत्रित तथ्यों का युक्ति संगत विश्लेषण किया और भूगोल को एक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित किया था? तो हम्बोल्ट ने। मानव गृह के रूप में भूतल का अध्ययन का विचार किस भूगोलवेत्ता का है? तो हम्बोल्ट ने। मानव भूगोल के रूप में भूतल का विचार हम्बोल्ट भूगोलवेत्ता का है। हम्बोल्ट द्वारा प्रतिपादित भौतिक भूगोल सामान्य भूगोल का ही दूसरा नाम था। इसे उन्होंने अपने किस प्रसिद्ध ग्रंथ में कहा? तो कॉस्मॉस में। किस भूगोलवेत्ता की अध्ययन विधि तंत्र का मूलाधार वैज्ञानिकता थी? वे कल्पना पर नहीं बल्कि प्रत्यक्ष प्रदर्शन पर विश्वास करते हैं? तो हम्बोल्ट भूगोलवेत्ता के अध्ययन विधि या विधि तंत्र का मूलाधार वैज्ञानिकता थी। वे कल्पना पर ही नहीं बल्कि प्रत्यक्ष दर्शन पर विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 95 है कि किस भूगोलवेत्ता ने लैटिन में भूगोल के लिए जियोमनाजिया शब्द का प्रयोग किया था, जिसे जर्मन में अर्डकुंडे और अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहा जाता है? तो हम्बोल्ट ने। हम्बोल्ट भूगोलवेत्ता ने लैटिन में भूगोल के लिए जियोमनाजिया शब्द का प्रयोग किया था, जिसे जर्मन में अर्डकुंडे और अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता को हम्बोल्ट का समकालीन माना जाता है? तो कार्ल रिटर का। किस भूगोलवेत्ता को हम्बोल्ट का समकालीन माना जाता है? तो कार्ल रिटर को। क्वेश्चन नंबर 97 है किस भूगोलवेत्ता ने भौगोलिक तथ्यों की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए मानचित्र विधि को उपयोगी माना था, इसलिए उन्होंने यूरोप के 6 भौतिक मानचित्र बनाए थे? तो कार्ल रिटर।
कार्ल रिटर भूगोलवेत्ता ने भौगोलिक तथ्यों की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए मानचित्रण विधि को उपयोगी माना था, इसलिए उन्होंने यूरोप के 6 भौतिक मानचित्र बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में असत्य कथन को बताइए। तो असत्य कथन बी है, जो सत्य उसे देखते हैं। रिटर पार्थिव या प्राकृतिक एकता के पक्षधर थे। रिटर नियतवादी या पर्यावरण नियतवाद के समर्थक थे। रिटर भूगोल को आनुभविक वैज्ञानिक मानते थे। किस भूगोलवेत्ता ने कहा था कि जिस प्रकार शरीर की रचना आत्मा के लिए हुई है, उसी प्रकार पृथ्वी का निर्माण मानव जाति के उपयोग के लिए हुआ है? रिटर ने। किस भूगोलवेत्ता ने कहा था कि जिस प्रकार शरीर की रचना आत्मा के लिए हुई है, उसी प्रकार पृथ्वी का निर्माण मानव जाति के उपयोग के लिए हुआ है? तो रिटर ने कहा। क्वेश्चन नंबर 100 है कि यूरोप भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा सांख्यिकीय चित्रण नामक रचना किस भूगोलवेत्ता की है? तो कार्ल रिटर की। यूरोप भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा सांख्यिकी चित्रण नामक रचना किस भूगोलवेत्ता की है? तो कार्ल रिटर की। नियतवादी या पर्यावरण नियतवाद के समर्थक के रूप में किस भूगोलवेत्ता को जाना जाता है? तो कार्ल रिटर। नियतवाद या पर्यावरण नियतवाद के समर्थक के रूप में जाना जाता है कार्ल रिटर को। क्वेश्चन नंबर 102 है कि किस विद्वान ने कहा था कि प्रादेशिक और क्रमबद्ध भूगोल एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं? तो कार्ल रिटर ने। किस विद्वान ने कहा था कि प्रादेशिक और क्रमबद्ध भूगोल एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं? तो कार्ल रिटर। क्वेश्चन नंबर 103 है कि निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? तो अरिस्थोपन चीन पर अपने उत्कृष्ट ग्रंथ के लिए प्रसिद्ध है। अरिस्थोपन चीन पर अपने उत्कृष्ट ग्रंथ के लिए प्रसिद्ध है। 104 है, पृथ्वी के नियम के बारे में उसी से पूछना चाहिए। वक्तव्य है रिटर का। पृथ्वी के नियम के बारे में उसी से पूछना चाहिए, वक्तव्य है रिटर का। क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित भूगोल शास्त्रियों में से किसका कथन है कि पृथ्वी अभियोज्य समष्टि है? तो कांट का। निम्नलिखित भूगोल शास्त्रियों में से किसका कथन है कि पृथ्वी अभियोज्य समष्टि है? तो कांट का। क्वेश्चन नंबर 106 है कि निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं में से किसने भूगोल में अध्ययन की निगमनात्मक विधि को अपनाया था? तो कांट ने। निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं में से किसने भूगोल के अध्ययन के निगमनात्मक विधि को अपनाया था? तो कांट ने। किसने भूगोल में अध्ययन की निगमनात्मक विधि को अपनाया? तो कांट ने। निम्नलिखित में से किसने अंतिम कारणों के उद्देश्यवादी प्रत्यय को अस्वीकार कर इस पर बल दिया कि कालानुसार पूर्ववर्ती क्रम में स्पष्टीकरण ढूंढना आवश्यक है? तो कांट ने। क्वेश्चन नंबर 108 है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले सामान्य भूगोल तथा विशेषण भूगोल के बीच प्रभेद किया तथा इन उपागमों की पारस्परिक निर्भरता व्यक्त की? तो कांट ने। किस विद्वान ने पृथ्वी के अध्ययन के लिए उद्देश्यवादी उपागम को अपनाया था? तो कार्ल रिटर ने। किस विद्वान ने पृथ्वी के अध्ययन के लिए उद्देश्यवादी उपागम को अपनाया था? तो कार्ल रिटर ने। क्वेश्चन नंबर 110 है कि पनामा जलडमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार रखा गया था? तो टालमी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 111 है, इतिहास भूगोल से काल एवं स्थलन के विचार से भिन्न है। इतिहास एक दूसरे के बाद होने वाली परिघटनाओं की रपट है एवं समय से संबंधित है। भूगोल दिक स्थान में परस्पर होने वाली परिघटनाओं की रपट है। यह वक्तव्य इमैनुअल कांट का है। किसने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा? तो हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा। निम्नलिखित में से किसने भूगोल को इस प्रकार परिभाषित किया कि भूगोल प्रकृति के अध्ययन से संबंधित है? तो हम्बोल्ट ने। क्वेश्चन नंबर 114 है कि हार्टसोन के अनुसार
आधुनिक भूगोल के क्षेत्र तथा पद्धति पर किसके अग्रगामी कथन ने भविष्य के लिए भौगोलिक विचारधारा की दिशा निर्धारित की? तो अरिस्तोफन ने। हार्टसोन के अनुसार आधुनिक भूगोल के क्षेत्र तथा पद्धति पर किसके अग्रगामी कथन ने? तो अरिस्तोफन ने भविष्य के लिए भौगोलिक विचारधारा की दिशा निर्धारित की। रीडर के अनुसार इस उपागम को कुछ भौगोलिक तथ्यों की वैज्ञानिक रूप से व्याख्या नहीं की जा सकती है। क्या कहते हैं? क्षेत्रीय। रीडर के अनुसार इस उपागम को कुछ भौगोलिक तथ्यों की वैज्ञानिक रूप से व्याख्या नहीं की जा सकती है, तो क्या कहते हैं? तो क्षेत्रीय। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान ने महासागरीय जल के रंग और उसकी लवणता को सहसंबंधित रूप से देखा? तो अल मसूदी ने। क्वेश्चन नंबर 117, ये किस विद्वान ने कहा था कि संपूर्ण इतिहास को भौगोलिक रूप से समझना चाहिए और संपूर्ण भूगोल को ऐतिहासिक रूप से निरूपित करना चाहिए? इसका कथन सत्य हेरोडोटस ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 118 में अरबी विद्वानों में से किसने टालमी की पुस्तक में सुधार किया? तो अल इदरिसी ने। अरबी विद्वानों में से किसने टालमी की पुस्तक में सुधार किया? तो अल इदरिसी ने। क्वेश्चन नंबर 119 है कि भूगोलवेत्ताओं से किसने प्रदेशवादी या प्रादेशिक चिंतन फलक विचारधारा की आलोचना की थी? तो फ्रेड के सैफर्ड। क्वेश्चन नंबर 120 है भूगोल की प्रकृति किस भूगोलवेत्ता की कृति है? तो हार्टसोन। भूगोल की प्रकृति किस भूगोलवेत्ता की कृति है? तो हार्टसोन की। किस भूगोलवेत्ता ने संपूर्ण भूदृश्य को वर्गों में विभक्त किया? तो हार्टसोन ने। किस भूगोलवेत्ता ने संपूर्ण भूदृश्यों को वर्गों में विभक्त किया? तो हार्टसोन ने। क्वेश्चन नंबर 122 है किस भूगोलवेत्ता ने भूगोल में द्वैतवाद को अस्वीकार कर दिया था? उनके अनुसार भूगोल एक समन्वित विज्ञान है जिसमें किसी तत्व विशेष का नहीं बल्कि तत्वों के एकीकरण और समष्टि का अध्ययन किया जाता है। यह कथन हार्टसोन का है। किस भूगोलवेत्ता ने भूगोल में द्वैतवाद को अस्वीकार कर दिया था? उनके अनुसार भूगोल एक समन्वित विज्ञान है जिसमें किसी तत्व विशेष का नहीं बल्कि तत्वों के एकत्रीकरण और समष्टि का अध्ययन किया जाता है। कथन हार्टसोन का है। क्वेश्चन नंबर 123 है कि द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किस विद्वान की कृति है? तो डार्विन के। किस भूगोलवेत्ता ने कहा था कि मानवीय तत्वों को प्राकृतिक तत्वों से और प्रादेशिक पद्धति को क्रमबद्ध पद्धति से स्पष्टतः पृथक नहीं किया जा सकता है? तो हार्टसोन ने। किस भूगोलवेत्ता ने कहा था कि मानवीय तत्वों को प्राकृतिक तत्वों से और प्रादेशिक पद्धति को क्रमबद्ध पद्धति से स्पष्टतः पृथक नहीं किया जा सकता है? तो हार्टसोन। निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? तो कह रहे कि 125 का सी असत्य है। जो सत्य है उसको देखते हैं। हार्टसोन की पुस्तक भूगोल की प्रकृति में भौगोलिक साहित्य की विशुद्ध विवेचना की है। हार्टसोन के अनुसार स्थानिक विज्ञान के 3 रूप हैं: खगोल शास्त्र, भूगोल शास्त्र और भूगोल। हार्टसोन ने हेटनर और कार्ल सावर के दृष्टिकोण का समर्थन किया था। तो ये हार्टसोन का जो सही कथन नहीं है तो वो सी है। 126 क्वेश्चन है कि किस भूगोलवेत्ता के अनुसार भूदृश्य भूतल की अभिव्यक्ति है जिसके निर्माण में उच्चावच वनस्पति और मानव विन्यास का योगदान होता है? तो हार्टसोन। किस भूगोलवेत्ता ने स्पष्ट किया कि लैंडस्केप भूदृश्य जर्मन शब्दावली लैंडशाफ्ट का वास्तविक पर्याय नहीं है? तो शेफर। किस भूगोलवेत्ता ने स्पष्ट किया कि लैंडस्केप भूदृश्य जर्मन शब्दावली लैंडशाफ्ट का वास्तविक पर्याय नहीं? तो शेफर। किस विद्वान का यह वक्तव्य है कि भौतिक जगत दृश्य जगत का निर्माण पदार्थ और शक्ति के सम्मेलन से हुआ है? तो स्पेंसर। किस विद्वान का यह वक्तव्य है कि भौतिक जगत या दृश्य जगत का निर्माण पदार्थ और शक्ति के सम्मेलन से हुआ है? तो स्पेंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
कौन सा कथन सही है? तो कह रहे केवल पहला। सुमाचियन नामक विद्वान चाउ काल में हुआ था। 130 है कि पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक की रचना हार्टसो ने किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो कह रहे पहला और सत्य, दूसरा सत्य। तो पहला सत्य देखते हैं। यूनानी भूगोल वेत्ताओं ने विश्व को उच्च शीतोष्ण शीत कटिबंधों में विभक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 132 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो कह रहे पहला, दूसरा, दोनों। प्लेटो के शिष्य थियोफ्रास्टस ने वनस्पति प्रदेश, आवास व जलवायु के सहसंबंधों का वर्णन किया। ओडिसी और इलियड महाकाव्यों में पर्यावरणीय दशाओं, मानव वर्गों का भौगोलिक वर्णन मिलता है। तो 132 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 133 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि विचार कीजिए कौन सा कथन सिद्ध कर केवल दूसरा। तो ये भूगोल का एक स्थानिक विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 134 है। एनेक्सिमेंडर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है दूसरा और तीसरा। एनेक्सिमेंडर अग्रगामी मानचित्रकार थे। एनेक्सिमेंडर ब्रह्मांड विद्या के अच्छे श्रोता थे और उन्होंने अनेक खगोलीय अन्वेषण भी किए थे। तो 134 का सी सही है। 135 है कि हेरोडोट्स के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? कह रहे पहला और दूसरा। हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोट्स ने भूमध्य सागर, काला सागर के समीपवर्ती देशों की यात्रा की थी तथा उनका भौगोलिक वर्णन किया था। तो 1, 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 136 है। इसमें मैच करने के लिए दिया है। तो इसमें 3 का ये है कि अग्रगामी मानचित्रकार एनेक्सिमेंडर का है और पीरियोडस की रचना हिकैटियस की है और निगनात्मक पद्धति प्लेटो की है। इतिहास के पिता को पिता हेरोडोट्स को कहा जाता है। 137 है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। कह रहे तीसरा कथन सत्य है। अरस्तु ने ही कहा था कि नदियों द्वारा सागर की तली पर अवसादों के जमाव से सागर उथले हुए हैं। अरस्तु ने ही कहा था कि नदियों द्वारा सागर की तली पर अवसादों के जमाव से सागर उथले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है कि पासिडोनियस से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पेसिडोनियस से संबंधित तो कह रहा है कि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन सही है। पासिडोनियस ने स्पेन के बंदरगाह गेडिज के तट पर ज्वारभाटा की खोज की थी। पेसिडोनियस ने स्पेन के बंदरगाह गेडिज के तट पर ज्वारभाटा की खोज की थी। पेसिडोनियस ने पृथ्वी की परिधि की परिकल्पना किया था। उनकी परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की परिधि 1800 मील थी, जो वास्तविक परिधि का मात्र 2/3 थी। क्वेश्चन नंबर 139 है। इसमें मिलान करने के लिए दिया है स्ट्रैबो की जो पुस्तक है भौगोलिक विश्वकोश, पोम्पोनियस की जो पुस्तक है ब्रह्मांड विज्ञान, प्लिनी की पुस्तक है प्राकृतिक इतिहास, टालमी की पुस्तक है अल्मागास्ट। फिर इसके बाद जो है कि 140 का है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सही? कह रहे दूसरा और तीसरा। रोमन भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो ने ऐतिहासिक इतिवृत्त के रूप में लगभग 43 पुस्तकों को लिखा है। रोमन भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो ने ऐतिहासिक इतिवृत्त के रूप में लगभग 43 पुस्तकों को लिखा है। पोम्पोनियस मेला स्पेन के निवासी और रोमन भूगोलवेत्ता थे। इस प्रकार दूसरा, तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 141 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथनों का बताइए। तो कह रहे कि पहला, दूसरा। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप में ईसाई धर्म का प्रभाव गया तथा यूरोप समाज धर्मांधता तथा अंधविश्वास से ग्रसित हो गया। 3री शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक के समय को यूरोपीय इतिहास में अंध युग के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार 141 का 1 और 2 सही है।
142 का करेंगे सही समय के लिए, तो इसमें बी सही है। पृथ्वी की आकृति इब्न हाकल का है। सोने की चारागाह एवं जवाहरात की खान अल मसूदी की है। तारीख अल हिंद अल बरूनी की है। विश्व भ्रमण के इच्छुकों के लिए मनोरंजन अल इदरिशी का है। तो इस प्रकार 142 का बी सही है। 143 के कि अल बरूनी के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है, तो कह रहे पहला असत्य है, जो सत्य उसे देखते हैं। अल बरूनी ने टालमी की पुस्तक अल्माजेस्ट के अनुरूप खगोल विज्ञान की पुस्तक कानून अल मसूदी लिखा था। क्वेश्चन नंबर 144 है, इसमें भी मैच करने के लिए दिया है। तारिक अल हिंद अल बरूनी का है। संसार के देश इब्न हाकल के है। मुकदमा इब्न खालदून के है। विश्व भ्रमण की इच्छाओं के लिए मनोरंजन अल इदरिशी का है। तो 144 का सी सही है। 145 का है कि कौन सा कथन सही है, तो कह रहे कि पहला दूसरा दोनों। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद अरब लोग प्रायद्वीप से बाहर विश्व के विजय के लिए निकले। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद अरब लोग प्रायद्वीप से बाहर विश्व विजय के लिए निकले। अरब व्यापारियों ने लंबी लंबी यात्राएं करके महत्वपूर्ण भौगोलिक सूचनाएं एकत्र की थी। तो इस प्रकार 145 का सी सही है, पहला दूसरा। 146 में मैच करने के लिए दिया है। थियोफ्रेस्टस यूनानी भूगोलवेत्ता है। स्ट्रोबो रोमन भूगोलवेत्ता है। इब्न हाकल अरब भूगोलवेत्ता है। सुमाचियन चीन भूगोलवेत्ता है। तो इस पर थियोफ्रास्टस था यूनानी था, और स्ट्रोबो रोमन, इब्न हाकल अरब, सुमाचियन चीनी भूगोलवेत्ता है। 147 में कह रहे कौन सा कथन सही है, कह रहे पहला दूसरा दोनों। रोमन भूगोलवेत्ताओं ने ऐतिहासिक भूगोल, कृषि भूगोल, प्रादेशिक भूगोल और भौतिक भूगोल के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। रोमकालीन प्रमुख भूगोलवेत्ता यूनान, मिस्र तथा टर्की के मूल निवासी थे। इस प्रकार पहला दूसरा दोनों कथन सही है। 148 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो कौन सा कथन सही है। 148 का सी, पहला दूसरा। चावकाल में सुयन ने प्रकृतिवाद की स्थापना की थी। सुयन ने काष्ठ, अग्नि, जल, मिट्टी तथा धातु 5 तत्वों को प्रधान बताया था। चावकाल में सुयन ने प्रकृतिवाद की स्थापना की थी। सुयन ने काष्ठ, अग्नि, जल, मिट्टी तथा धातु 5 तत्वों का प्रावधान बताया था। तो 148 का सी है। 149 का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। तो ए, पहला सत्य। प्रथम शताब्दी के उत्तरार्ध में चीन वासियों ने कागज बनाने की कला के साथ साथ दिक्सूचक तथा कुछ सर्वेक्षण यंत्रों का आविष्कार कर लिया था। 150 का है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। चांग हेंग तथा कई हिस्सियों ने आयताकार निर्देशांक के आधार पर प्रथम बार मानचित्र तैयार किया था। 14वीं शताब्दी में चू सू पेन ने 1311 और 1320 के मध्य चीन का मानचित्र तैयार किया था। तो इस प्रकार 150 का सी, पहला दूसरा दोनों सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। तो कह रहा पहला दूसरा दोनों। कौटिल्य की प्रमुख कृति अर्थशास्त्र थी, और अर्थशास्त्र में प्राचीन भारत की कृषि व्यवस्था, औद्योगिक प्रगति तथा व्यापार मार्गों आदि का वर्णन कीजिए। तो कह रहे पहला दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 152 है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कह रहे पहला सही है, दूसरा सत्य। जो सही है देखते हैं। ब्रह्मगुप्त ने तेल, जल और पारा से घूमने वाले कुछ यंत्रों का वर्णन किया था। क्वेश्चन नंबर 153 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे दोनों कथन सही है। विश्व का प्राचीनतम ज्ञान भारतीय प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। प्राचीन काल में भारत में यूरोप नाम का कोई अलग विषय नहीं था। तो इस प्रकार 153 का डी सही है, दोनों कथन सही है। 154 में फिर मैच करने के लिए दिया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। ब्रह्मगुप्त का
खंड खाद्य है। ब्रह्मगुप्त का खंड खाद्य है। 12 मिहिर का पंच सिद्धांतिका है। भास्कराचार्य का पंच सिद्धांतिका है। और जो है कि 12 मिहिर का कौन सा है, तो इसमें देख लेते हैं, दिया है तीसरा का जो है ए है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 4 का बी है। ब्रह्मगुप्त का खंड खाद्य 2 का सी है। तो 12 मिहिर का पंच सिद्धांतिका है और 1 का डी है। भास्कराचार्य का करण कुतूहल है। भास्कराचार्य का करण कुतूहल है। तो 155 के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है, तो कह रहा है पहला सही है, दूसरा सत्य है। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि लगभग 24,835 मील बताया, वर्तमान आंकलन के लगभग बराबर है, तो यही सही है। 156 का है, फिर मैच करने के लिए दिया है प्लिनी की जो पुस्तक है मौसम विज्ञान, टालमी का ग्रही परिकल्पना, पंपोनियस का जो है वो स्काईलेस, होमर का ओडिसी है, पंपोनियस का क्या है, स्काईलेस है। क्वेश्चन नंबर 157 है, निम्नलिखित कथनों को चुनाव कीजिए। तो इसमें दोनों कथन सही है। भारतीय विद्वान शंकराचार्य ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति विद्यमान है। बारहमिहिर ने सिद्ध किया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता और पृथ्वी सूर्य का है। तो इस प्रकार 157 का सी दोनों कथन सही है। फिर से देखते हैं। भारतीय विद्वान शंकराचार्य ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति विद्यमान है। बारहमिहिर ने सिद्ध किया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता और पृथ्वी सूर्य का। 158 निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं ने को उनके कालक्रम के अनुसार सजाए, तो कह रहे इरिटास्थनीज, पोलिबियस, हिप्पार्कस, पासिडोनियस। तो निम्नलिखित भूगोलवेत्ता को उनके कालक्रम के अनुसार है, तो इरिटास्थनीज, पोलिबियस, हिप्पार्कस, पैसिडोनियस। 159 निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो जो है कि सी सही नहीं है। डी कोरोग्राफिया पंपोनियस मेला का है। डी कोरोग्राफिया किसका है, तो पंपोनियस मेला का है। अल्मागास्ट टालमी का है। और हिस्टोरिया नेचुरलिस किसकी है, तो ये प्लिनी का है। एस्ट्रोलैब हिप्पार्कस का है। तो इस प्रकार 159 का सी गलत है। 160 का निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है, कह रहे तीनों कथन सही है। अरब भूगोलवेत्ता ने अपने मानचित्रों के दक्षिण की ओर अभिमुख किया था। हेरोडोटस ने पृथ्वी को एक चपटी तस्तरी के रूप में घोषित किया, जिसके ऊपर सूर्य पूर्व से पश्चिम एक चाप में घूमता है। टालमी के विचार से पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित थी। तो इस प्रकार 1, 2 तीनों सही है। फिर से देखते हैं। अरब भूगोलवेत्ता ने अपने मानचित्रों को दक्षिण की ओर अभिमुख किया। हेरोडोटस ने पृथ्वी को एक चपटी तस्तरी के रूप में घोषित किया था, जिसके ऊपर सूर्य और पूर्व से पश्चिम में एक चाप में घूमता है। टालमी के विचार से पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित थे। तो इस प्रकार 160 का डी सही है। 161 का कांट के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है, तो पहला, दूसरा, तीसरा। ज्ञान का या तो तार्किक या भौतिक विभाजन किया जा सकता है। तार्किक वर्गीकरण अकारकीय लक्षणों की समानता के आधार पर व्यक्तिगत तत्वों को संग्रहित करता है। भौतिक वर्गीकरण उन व्यक्तिगत तत्वों को संग्रहित करता है जो एक ही स्थान तथा काल से संबंधित है। इस प्रकार पहला, दूसरा, तीसरा सही है। 162 का मैच करने के लिए दिया है। 3 का ए है। इब्न हाकल, शास्त्रों और साम्राज्य की पुस्तक, अल मसूदी मिरा जल दावह है। और अल ब्रूनी की कुनान अल मसूदी, अल इदरीसी का विश्व भ्रमण की इच्छा रखने वाले के लिए मनोरंजन, विश्व भ्रमण की इच्छा रखने वालों के लिए मनोरंजन अल इदरीसी का है। अल ब्रूनी का है कुनान अल मसूदी, अल बरूनी का है कुनान अल मसूदी, अल बरूनी का है।
और अल मसूदी का है मिराजल धावे। इब्न हाकल का है शास्त्रों एवं साम्राज्यों की पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 163 का इसमें भी मैच करने के लिए दिया है, तो ये सही है। हेरोडोट्स के अनुसार इतिहास को भौगोलिक दृष्टि से प्रतिपादित किया जाना चाहिए तथा संपूर्ण भूगोल को ऐतिहासिक दृष्टि से प्रतिपादित किया जाना चाहिए। टालमी का जो है कि मानचित्र बनाने की कला में रुझान थी। अलबरूनी अक्षांश देशांतर के जाल को पृथ्वी के स्थान स्थिति निर्धारण के रूप में उपयोग को सुझाव दिया। हिप्पारकस गणितीय भौतिक क्षेत्रीय भूगोल के रूप में मुख्य रुझान था। 164 का कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी सुमेलित नहीं है। हिकेटियस का जस पीरियोडिस है। एनेक्सिमेंडर का नोमेन है और हिप्पारकस का एस्ट्रोलोब है। तो इस प्रकार जो है कि जो सुमेलित नहीं है तो 164 का सी है। इरेटास्थनीज का जोग्राफी, मतलब कि जोग्राफिया, वो तो पुस्तक है। यहाँ पे कह रहे कि कौन सुमेलित नहीं है, तो हिकेटियस का जस पीरियोडिस, एनेक्सिमेंडर का नोमेन और हिप्पारकस का एस्ट्रोलोब है। इसमें 164 का सी सही नहीं है। 165 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, तो कह रहा है पहला दूसरा। टालमी ने अपने मानचित्रों में दर्शाया था कि हिंद महासागर दक्षिण में स्थल से घिरा है। अल-मसूदी ने जल की सतहों से आर्द्रता के वाष्पीकरण एवं बादलों के रूप में आर्द्रता के संघनन का वर्णन किया था। आलमी ने अपने मानचित्रों में दर्शाया था कि हिंद महासागर दक्षिण में स्थल से घिरा है और अल-मसूदी ने जल की सतहों से आर्द्रता के वाष्पीकरण और बादलों के रूप में आर्द्रता के संघनन का वर्णन किया था। तो 165 का सी सही है। 166 के निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक अरब भूगोलवेत्ता पर लाए होता है, तो उन्होंने आधुनिक भूगोल की आधारशिला रखी। तो अरब भूगोलवेत्ता है, तो कह रहे कि ये कौन सा है, तो ये उन्होंने आधुनिक भूगोल की आधारशिला रखी थी। फिर 167 का है कि अरब के निम्नलिखित भूगोलवेत्ता पर विचार कीजिए, इन भूगोलवेत्ता का सही कालक्रम क्या है, तो कह रहे इब्न हाकल, अल-बरूनी और अल-इदरिसी इब्न बतूता। इब्न हाकल, अल-बरूनी, अल-इदरिसी इब्न बतूता। 168 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा वक्तव्य सही है, तो कह रहा है पहला दूसरा दोनों सही है। रोम भूगोलवेत्ताओं का मुख्य योगदान ऐतिहासिक और गणितीय भूगोल में था। विश्व मानचित्र बनाने हेतु टालमी ने खगोलीय सिद्धांतों का प्रयोग किया। तो इस प्रकार 168 के 1, 2 दोनों सही है। 169 निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा वक्तव्य सही है, तो पहला दूसरा तीसरा। अल-मसूदी ने पतंजलि को पुस्तक का अनुवाद अरबी में किया था। अल-मसूदी ने पतंजलि की पुस्तक का अनुवाद अरबी में किया था। इब्न बतूता को चीन हेतु दिल्ली सल्तनत का राजदूत नियुक्त किया गया था। अरबों ने भूकेंद्रित संकल्पना ग्रीक से ग्रहण की थी। तो 169 का डी सही है। पुनः देखते हैं, अल-मसूदी ने पतंजलि की पुस्तक का अनुवाद अरबी में किया। इब्न बतूता को चीन हेतु दिल्ली सल्तनत का राजदूत नियुक्त किया गया था। अरबों ने भू केंद्रित संकल्पना ग्रीक से ग्रहण की। तो 169 का डी सही है। 170 का है कि विश्व के मानचित्र को बनाने के लिए टालमी ने ऊपरी तौर पर निम्नलिखित प्रक्षेप के एक परिवर्तित रूप का उपयोग किया था, शंक्वाकार प्रक्षेप। विश्व के मानचित्र को बनाने के लिए टालमी ने ऊपरी तौर पर शंक्वाकार प्रक्षेप के एक परिवर्तित रूप का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 71 है कि वारेनियस का प्रमुख योगदान भूगोल के अध्ययन के उपागमों का संश्लेषण करना था। तो कौन सा सही है, तो पहला और तीसरा, विशेष भूगोल के रूप में और सामान्य भूगोल के रूप में। क्वेश्चन नंबर 172 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो पहला और दूसरा। तो पहला है कि वारेनियस ब्रह्मांड की सूर्य केंद्रिक अवधारणा को मानते थे। कांट के
अनुसार भौतिक भूगोल प्रकृति की एक सामान्य रूपरेखा प्रस्तुत करता है। तो 172 का सी सही है, पहला और दूसरा। 173 निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन चयन कीजिए, तो कह रहे दूसरा तीसरा। वारेनियस ने खगोल व मानचित्र विज्ञानों को एक साथ प्रस्तुत किया। वह तत्कालीन विभिन्न सिद्धांतों की युक्ति युक्त विवेचना की। वारेनियस ने भूगोल को 3 भागों में विभाजित किया था। तो इस प्रकार दूसरा तीसरा दोनों कथन सही है। फिर इसके बाद 174 है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कह रहे ना तो एक और ना ही दो सही है। तो इसको दिख भी नहीं रहा तो छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 है, निम्नलिखित कथनों को मैच करना है इसमें। तो प्रीटर, ये क्या है, अस्कास, ये दिख नहीं रहा है। हम्बोल्ट का कास्मास है और वारेनियस का ज्योग्राफिया जनरलिस है। होमर का ओडिसी है और कार्ल रीटर का जो है वो अर्ड कुंडे है। तो इस प्रकार 175 का बी सही है। 176 निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कह रहा पहला दूसरा दोनों सही है। कार्ल रीटर बर्लिन विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर थे और अर्ड कुंडे नामक प्रतिष्ठित ग्रंथमाला के रचनाकार थे। अर्ड कुंडे एक व्यापक जर्मन शब्द है जो प्रकृति और इतिहास के संदर्भ में पृथ्वी के विज्ञान भूगोल के लिए प्रयुक्त होता था। तो इसलिए पहला दूसरा दोनों कथन सही है। 177 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो कह रहे कि सी, पहला और दूसरा। रीटर ने जातियों को त्वचा के रंगों से पहचाना और रीटर की पृथ्वी के भौगोलिक प्रतिमानों से संबंधित संकल्पनाएं उद्देश्यवादी थी। तो इस प्रकार 177 का सी सही है। 178 की वान हम्बोल्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, तो कह रहा है पहला दूसरा दोनों। उसने कृषि विधियों में होने वाली भिन्नताओं के फलस्वरूप होने वाले पर्यावरणीय परिवर्तनों को, जो तुंगता तापमान वनस्पति की अनून क्रिया का प्रतिबिंबित करते हैं, उसने संश्लिष्ट तर्क विकसित किया जो आगमनात्मक सामान्यीकरण में प्रतिफलित हुआ। तो इस प्रकार वान हम्बोल्ट का दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 179 के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है, कह रहे दोनों कथन सही है। रीटर का वैज्ञानिक भूगोल विविधता में एकता संप्रत्यय पर आधारित था और पृथ्वी पर प्रेक्षित भौगोलिक प्रतिरूपों के अर्थों से संबंध रीटर के संप्रत्यय उद्देश्यवादी थे। तो इस प्रकार से 179 का सी सही है। 180 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा जो है कि सही है, तो कह रहे ना तो एक और ना तो दो सही है। तो इसको छोड़ देते हैं। 181 का है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, तो कह रहे पहला, अपने सभी भौगोलिक अध्ययन में रीटर ने ईश्वरीय इच्छा का साक्ष्य पाया है। क्वेश्चन नंबर 182 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है, तो सी सही है। टालमी द्वारा किए गए कार्य के आधार पर कोलंबस ने अनुमान लगाया कि एशिया अनिवार्यतः यूरोप के पश्चिम में अति निकट होगा। टालमी द्वारा किए गए कार्य के आधार पर कोलंबस ने अनुमान लगाया कि एशिया अनिवार्यतः यूरोप के पश्चिम में अति निकट होगा। स्ट्रोबो ने इथोपिया में भारी वर्षा को कारण बताते हुए नाडल में बाढ़ को सही व्याख्या की। तो इस प्रकार 182 का सी सही है, पहला और दूसरा दोनों। 183 है, कांट के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है, तो कह रहे पहला दूसरा तीसरा तीनों कथन सही है। ज्ञान का या तो तार्किक या भौतिक विभाजन किया जा सकता है। तार्किक वर्गीकरण आकारीय लक्षणों के समानता के आधार पर व्यक्तिगत तत्वों को संग्रहित करता है। इतिहास कथात्मक है तथा भूगोल वर्णनात्मक है। तो इस प्रकार 183 का डी सही है। तो 184 के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो 184 का डी सही नहीं है। जो सही है उसको देखते हैं। स्ट्रोबो ज्योग्राफी नामक 17 खंडों की कृति प्रकाशित की थी। ज्योग्राफी नामक 17 खंडों की कृति प्रकाशित की और
बी है कि टालमी अल्मागेस्ट या ज्योग्राफी सिंटेक्सिस नामक प्रसिद्ध कृति प्रकाशित की। हिपार्कस का है कि लंबकोड़ी तथा त्रिविमीय प्रक्षेप डिजाइन किए। तो इस प्रकार से 14 का जो है कि डी जो है कि सही नहीं और बाकी सभी कथन सही है। 184। फिर इसके बाद 185 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है कि दोनों कथन हार्टसोन ने 20वीं शताब्दी में भौगोलिक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हार्टसोन ने अपने पूर्ववर्ती जर्मन, फ्रांसीसी, ब्रिटिश तथा अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं द्वारा प्रतिपादित विचारों तथा संकल्पनाओं का सम्यक अध्ययन किया। तो इस प्रकार जो है कि पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। पुनः देखते हैं। हार्टसोन ने 20वीं शताब्दी में भौगोलिक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हार्टसोन ने अपने पूर्ववर्ती जर्मन, फ्रांसीसी, ब्रिटिश तथा अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं द्वारा प्रतिपादित विचारों तथा संकल्पनाओं का सम्यक अध्ययन किया। पहला दूसरा दोनों कथन सही है। 186 निम्न कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है। तो कह रहे पहला और तीसरा। हार्टसोन के मतानुसार भूगोल एक क्षेत्रीय या स्थानिक विज्ञान है जिसमें भूतल का अध्ययन मानव गृह के रूप में किया जाता है। हार्टसोन के मतानुसार भूगोल एक क्षेत्रीय या स्थानिक विज्ञान है जिसमें भूतल का अध्ययन मानव गृह के रूप में किया जाता है। हार्टसोन ने क्षेत्रीय विभेदीकरण की संकल्पना की समीक्षात्मक व्याख्या प्रस्तुत की है। तो इस प्रकार से 186 का पहला और तीसरा सही है। और हार्टसोन ने हेटनर और कार्ल सौर के दृष्टिकोण का समर्थन किया था, इस विरोध नहीं किया था, इसलिए दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 187 है कि निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही है। तो पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। डार्विन के मतानुसार प्रत्येक जीवित तत्व आरंभ में सरल होता है और उसके बाद विभिन्न अंग परस्पर इतने घुल मिले होते हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। डार्विन के उद्विकास सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्रकार का जीव अपने अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष करता रहता है। तो फिर से देखते हैं। डार्विन के मतानुसार प्रत्येक जीवित तत्व आरंभ में सरल होता है और उसके विभिन्न अंग परस्पर इतने घुले मिले होते हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। डार्विन के उद्विकास सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्रकार का जीव अपने अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्षरत रहता है। तो 187 का सी सही है दोनों कथन। 188 में है हार्टसोन ने भूतल के अंतर्गत निम्न भू क्षेत्र सम्मिलित किए थे। तो कह रहे 3 कथन सही है। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, तीनों कथन सही है। 189 निम्न कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है। कि पहला दूसरा दोनों। हार्टसोन संभववाद के समर्थक थे। उन्होंने मनुष्य को पर्यावरण के प्रवर्तक के रूप में प्रस्तुत किया। हार्टसोन ने अनेक स्थानों पर मानवीय तत्वों को भौतिक तत्वों से अधिक प्रभावशाली माना। तो इस प्रकार से पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। 190 के निम्नलिखित में से सुमेल में कौन सा असत्य है। तो जो असत्य है सी और जो सही है उसको देखते हैं। हार्टसोन संयुक्त राज्य अमेरिका के थे, सेफर जर्मनी के थे और हम्बोल्ट जो थे वो जर्मनी के थे। तो इस प्रकार जो है कि 190 का सी गलत है। 191 निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही है। तो कह रहे पहला और दूसरा। पर्यावरणीय कारकवाद का मूल स्रोत डार्विन और स्पेंसर का विकासवाद है। डेविस की अपर्दन चक्र की अवधारणाएं भी पर्यावरणीय कारकवाद पर ही आधारित है। तो इस प्रकार 191 का पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। 192 है निम्न कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। पहला और दूसरा। भूगोल में विकासवाद को अपनाने और तदनुसार भौगोलिक तत्वों की व्याख्या प्रस्तुत करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रेय फ्रेडरिक रेडजेल को दिया जाता है। रेडजेल की पुस्तक का नाम एंथ्रोपोस ज्योग्राफी था। पुनः देखते हैं। भूगोल में विकासवाद को अपनाने और तदनुसार भौगोलिक तत्वों की व्याख्या प्रस्तुत करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रेय फ्रेडरिक रेडजेल को दिया जाता है। रेडजेल की पुस्तक का नाम एंथ्रोपोस ज्योग्राफी था। तो 192 का सी कथन सही है। अब कथन और कारण दिया है
और इसमें देखते हैं 193 में है कि यूनान और रोम कि वैसी जलवायु दशा में विकसित नहीं हुई जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, चिली में हुई। समान भौतिक पर्यावरण एक ही प्रतिक्रिया सर्वदा जनित नहीं करते हैं। तो इस प्रकार ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इसके बाद 94 है 194 का अरब भूगोलवेत्ताओं ने खगोलीय क्षेत्र में अधिक प्रगति की। अरब की जलवायु शुष्क प्रकार होने के कारण रात में आकाश स्वच्छ रहता है। अरब भूगोलवेत्ताओं ने खगोलीय क्षेत्र में अधिक प्रगति की। अरब की जलवायु शुष्क तथा अर्धशुष्क प्रकार के होने के कारण रात में आकाश स्वच्छ रहता था। तो इस प्रकार जो है कि ए आर दोनों सही है, आर का सही व्याख्या है। 195 है कि अंध युग में भूगोल के विकास में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई थी। अंध युग में भूगोल के विकास में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई थी। इस अवधि में बौद्धिक विचार विमर्श धर्म तंत्र द्वारा दिशा निर्देशित था। तो ए आर दोनों सही, आर की सही व्याख्या है। 196 कि यदि भौगोलिक चिंतन के इतिहास को दो बृहद भागों में विभक्त किया जाए तो वह होना चाहिए कांट के पूर्व काल, कांट के पूर्व का काल, कांट के पश्चात का काल। कांट प्रथम विद्वान थे जिन्होंने भूगोल को पूर्ववर्ती धर्म बंधन से मुक्त कराकर उसे सुदृढ़ वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। तो 196 का ये सही है यार, दोनों सही, यार एक का सही व्याख्या है। 197 है कि हम्बोल्ट का विश्वास एकीकृत विज्ञान में था जिसमें समस्त भौतिक जैविक सामाजिक विज्ञान सम्मिलित रहते हैं। हम्बोल्ट प्रकृति को एक जैव इकाई मानते थे जिसकी उत्पत्ति किसी विशेष क्षेत्र में जैव अजैव वस्तुओं के अंतर संबंधों से होती है। तो ए आर दोनों सही, आर ए का सही व्याख्या है। 198 में कि अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट तथा कार्ल रिटर आधुनिक भूगोल के संस्थापक थे। दोनों भूगोलवेत्ताओं समकालीन थे। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, कार्ल रिटर आधुनिक भूगोल के संस्थापक थे। दोनों भूगोलवेत्ता समकालीन थे। तो ए आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए का सही व्याख्यान नहीं करता है। 199 का है कि अंध युग के धर्मचारियों, इसमें सी कथन से तो ये गलत, आर ये सही है, आर गलत है। तो उसी को देखते हैं ए का। अंध युग के धर्माचार्यों ने पृथ्वी को गोलाव आकृति को अस्वीकृत कर दिया। तो फिर इसके बाद 200 है कि अरब वासियों के भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि के लिए लंबी लंबी यात्राएं उत्तरदायी थी। तो ये सही है और आर गलत है। तो इस प्रकार 200 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। शास्त्रीय भूगोल विज्ञान पर अल्मागाश नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो टाल्मी। किस भूगोलवेत्ता ने महासागर के जल के रंग और उसकी लवणता का संबंध बताया? तो अलमसूदी ने। क्षेत्रीय भूगोल कार्ल रिटर का है और श्रृंखलाबद्ध भूगोल हम्बोल्ट का है। स्टॉप एंड गो निर्धारणवाद ग्रिफिथ टेलर का है। संभाव्यतावाद OH के स्पेट का है। तो इस प्रकार डी कथन सही है। चौथा है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सामान्य बनाम विशेष भूगोल के विभाजन की नींव रखी थी? तो बर्नहार्ड वारेनियस ने। पांचवा है कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो ए जो है कि जो सही उसको देखते हैं। अल बलाकी का किताबुल अस्काल, अल रूनी का किताब अल हिंद, इब्न खालदून का मुकदमा। और तो इस प्रकार 5 का ये सही नहीं है। 6 कि कॉस्मोग्राफी शब्द का प्रतिपादित और उसे यूरोनोग्राफी और जियोग्राफी में विभाजित किसने किया था? तो हम्बोल्ट ने। कॉस्मोग्राफी शब्द का प्रतिपादित और उसे यूरोनोग्राफी और जियोग्राफी में विभाजित किसने किया? तो हम्बोल्ट ने। समस्त भौगोलिक प्रगति का मुख्य विचार पार्थिविकता का है। इस कथन का श्रेय फ्रेडरिक रटजेल को दिया जाता है। मीटियोरोलॉजी का नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अरस्तु ने। पृथ्वी की परिधि की परिगणना करने वाले प्रथम ग्रीक विद्वान कौन थे? तो इरेटास्थनीज ने।
पृथ्वी की परिधि की परिगणना करने वाले प्रथम ग्रीक विद्वान कौन थे? तो इरेटास्थनीज। निम्नलिखित में से कौन जर्मनी का भूगोल संबंधी ज्ञान को प्रथम बढ़ावा देने वाला था? तो कार्ल रिटर। निम्नलिखित में से कौन जर्मनी का भूगोल संबंधी ज्ञान को प्रथम बढ़ावा देने वाला है था? तो कार्ल रिटर। रिटर के अनुसार यह उपागम की कुछ भौगोलिक तत्वों की वैज्ञानिक परिभाषा नहीं की जा सकती है, कहा गया है उद्देश्यवादी। तो इसके बाद 11 का सी सही है। 12 के यह कथन कि मिस्र नील नदी की देन है हेरोडोट्स का कथन है। किस विद्वान ने टालमी की पुस्तक में सुधार किया था? तो अल इदरीसी ने टालमी की पुस्तक में सुधार किया था। किसने यह वकालत की थी कि इतिहास को भौगोलिक दृष्टि से देखा जाना चाहिए और भूगोल को इतिहास की दृष्टि से देखा जाना चाहिए? हेरोडोट्स का है। गणितीय भूगोल के संस्थापक किसे माना जाता है? तो थेल्स और एनेक्सिमेंडर को। गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स और एनेक्सिमेंडर को माना जाता है। मीटियोरोलॉजी का किताब किसने लिखी है? तो अरस्तु ने लिखी है। आधुनिक भौगोलिक विचारधारा की आधारशिला किसने रखी है? तो हम्बोल्ट और रिटर ने। आधुनिक भौगोलिक विचारधारा की आधारशिला हम्बोल्ट और रिटर ने रखी है। भूगोल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले किया? तो इरेटास्थनीज ने। भूगोल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले किया? तो इरेटास्थनीज ने। निम्नलिखित में काल क्रमानुसार यूनानियों का सही क्रम क्या है जिन्होंने प्राचीन काल में भौगोलिक विचारधारा के विकास में अत्यधिक योगदान किया? तो इरेटास्थनीज, एनेक्सिमेंडर, टालमी और अरस्तु। इरेटास्थनीज, एनेक्सिमेंडर, टालमी, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 20 है, भूगोल के जनक इरेटास्थनीज किस स्कूल से संबंधित हैं? तो ग्रीक। भूगोल के जनक इरेटास्थनीज ग्रीक स्कूल से संबंधित हैं। निम्नलिखित दार्शनिकों में से किसने अनेकता में एकता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो कार्ल रिटर ने अनेकता में एकता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कासमास के लेखक कौन थे? तो हम्बोल्ट थे। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अरब के किस भूगोल शास्त्री ने अपनी सेवाएं प्रदान की थी? तो इब्न बतूता। कॉस्मोग्राफी पद की रचना हम्बोल्ट ने की थी। मैच करने के लिए दिया है विविधता में एकता, कार्ल रिटर का। सामाजिक निश्चयवाद फ्रेडरिक रेटजेल का है। समग्र स्थलीय टेरेस्ट्रियल होल क्या है, किसका है? तो ये वाइडल डिलाब्लांस का। अनून क्रिया जीन ब्रूंस का है। अनून क्रिया जीन ब्रूंस का है। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व रचना या कॉस्मोग्राफी शब्द किसने प्रतिपादित किया और उसे यूरोनोग्राफी और ज्योग्राफी में विभाजित किया था? तो ए हम्बोल्ट। पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी जो 1959 में लिखा गया था। नमक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिचर्ड हार्टसोन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 28 का सी जो सही है उसको देखते। इब्न खाल्दून, भूदृश्य विज्ञान। अल-बलाखी, क्षेत्रीय विभेद। अल-बरूनी, सामाजिक डार्विनवाद। उद्देश्यवादी विचार कार्ल रिटर का था, इसलिए 28 का सी नहीं सही है। 29 का है कि सुमेलित करना है। रेटजेल, सामाजिक डार्विनवाद। कार्ल रिटर, क्षेत्रीय विभेद। और हार्टसोन का है उद्देश्यवादी विचार। ओ स्लूटर का है भूदृश्य विज्ञान। ओ स्लूटर का है भूदृश्य विज्ञान। इस प्रकार से 229 क्वेश्चन मैंने पढ़ा। आप इसी प्रकार से 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद।